नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में करवाता हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। जो भी टॉपिक होते हैं उसको इतने अच्छे से तैयार कीजिए कि पीटी और मेंस जहाँ पर भी पूछा जाए आपसे, आप उसको आसानी से हल कर सकें। और अगर आप पढ़ भी रहे हैं और पीटी और मेंस के रिगार्डिंग सवाल भी नहीं दिख रहा है और सवाल अगर पूछे जाते उसी संबंधित टॉपिक्स आप लिख भी नहीं पाते हैं, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब खास बनता नहीं है। जिसका कोई आउटकम नहीं होता है उसका कोई खास मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक मंथली मैगजीन साथ में फॉलो कीजिए और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन देखा कीजिए। बस इतना अगर आप करेंगे तो भी आपका पीटी मेंस दोनों के रिगार्डिंग करंट तैयार हो जाएगा। आज का हेडलाइन देखिए। आज का हेडलाइन बड़ा ही अद्भुत सा है। ये बीच वाला हेडलाइन है अपना, है ना। बाकी इस तरफ भी एक न्यूज़ है, पॉलिटिकल इस तरफ भी न्यूज़ है। मैं आपको एक झांकी दिखाता हूँ। मैं कतई किसी भी सरकार का पक्ष कभी नहीं लेता हूँ, ना तो मेरा कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कुछ नहीं। जो भी मुझसे पढ़ रहे लगातार उनको पता होगा कि मैं कभी भी किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का समर्थन ना किसी का विरोध। जो न्यूज़ होता है बता देता हूँ। आपको मैं एक कमी दिखाता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक करार दे दिया, असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ जिसको माना, उसको प्रधानमंत्री जी आए दिन इंटरव्यू में डिफेंड करते हुए दिखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हुए दिखते हैं। जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक और संविधान के खिलाफ बताया, उसको डिफेंड करना या उसको सही बताना, ये संविधान का ही एक तरह से अपमान होता है। ध्यानपूर्वक अगर आप इस तरह के इंटरव्यू को देखेंगे ना, बिना किसी पक्ष के, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस न्यूज़ पर भी आएंगे हम लोग, लेकिन ये क्या है? ये सरासर गलत है। ये नैतिक रूप से बहुत ही गलत चीज़ है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? यूपीएससी का सवाल है ये। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, कोई चीज़ संवैधानिक है या नहीं है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, मूल अधिकार का उल्लंघन माना, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन माना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। उसको हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा बार बार डिफेंड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन को नहीं मानते हैं, या तो वो डिसीजन आपके लिए मायने नहीं रखता है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आपको बस दिखा रहा हूँ कि राजनीति में क्या क्या चीज़ें वैलिड हो जाती है जब आपके पास में बहुमत होता है। तो दूसरा पक्ष देखिए, ये दूसरे व्यक्ति हैं, दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी। इनके अंदर इतनी मोरालिटी नहीं है कि जेल में है तो इस्तीफा दे दें। डर है, कुर्सी जाने का डर है, यकीन मानिए। और कोई जनता की सेवा एवं सब बात बनाने की बातें होती है, सब कुछ बकवास चीज़ें होती हैं। डर है कि कुर्सी छीन गया तो अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को ये कुर्सी मिल जाएगी और वो नेता बड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको अभी राहत नहीं प्रदान की है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत प्रदान नहीं की, फिर भी ये अपने पद से नहीं हट रहे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था झारखंड में। मैं आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष, सो कॉल्ड, दोनों का मैं आपको एक चित्रण दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं अपने न्यूज़ पर। तो किसको सही किसको गलत बोलेंगे आप? मोरालिटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता, नैतिकता से बड़ा कुछ भी नहीं होता पॉलिटिक्स में। बाकी तो नियम कायदे तो टूटते ही रहते हैं, लेकिन एथिक्स बनाकर रखना चाहिए। एक एथिक्स के संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जिस चीज़ को असंवैधानिक करार दे दिया गया उसका डिफेंड नहीं करना चाहिए। जब जेल में है तो दिल्ली के 3 करोड़ जनता का जो शासन है वो अपने हाथों में लेकर नहीं बैठना चाहिए, केवल एक डर के कारण से कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, बाकी और कुछ है ही नहीं। यही तो मेंटालिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने बोला है कि जो मानसून होगा इस सीज़न में वो बिल्कुल ही सही होगा और नॉर्मल होगा, और नॉर्मल से भी अच्छा हो सकता है। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है? आईएमडी के द्वारा बोला गया है। मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि जो मानसून का रेनफॉल होगा वो नॉर्मल से अच्छा ही होगा, कोई डरने की बात नहीं है। और ये पूर्वानुमान है। देखिए, पूर्वानुमान, मानसून का पूर्वानुमान लगाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मानसून का पूर्वानुमान लगाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। बार बार जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मानसून बहुत सारे ऐसे चीज़ों पर निर्भर करता है जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। जैसे जो मेडागास्कर के समीप आइलैंड है, वहाँ से हवाएं कब भारत की तरफ में चलना शुरू होंगी इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है।
ITCZ सही से लो प्रेशर जोन बनवा पाएगा कि नहीं बनवा पाएगा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। उसके अलावा जो मानसून है वो केरल के तट पे कब पहुंचता है, इसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, एक अनुमान होता है। तो जो IMD ने अनुमान लगाया है, इस बार आपको पता ही है कि अल नीनो की घटनाएं हैं, बहुत सारे दुनिया भर के देश जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अल नीनो की घटनाओं के कारण भी कई बार क्या होता है ना कि मानसून में देरी हो सकती है या मानसून के रेनफॉल में कमी आ सकती है, मानसून के रेनफॉल में कमी आ सकती है। लेकिन अभी जो IMD का अनुमान है उसके हिसाब से यही बताया गया है कि जो मानसून है वो अपने समय पर ही आएगी और रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, एवं नॉर्मल होगा, यानी कि बाढ़ जैसी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसका दूसरा प्रभाव ये भी होगा, हमारे देश के कई सारे इलाके सूखा से ग्रसित हैं अभी, और जैसे दक्षिण भारत का जो अधिकतर डैम है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था वो सूखाग्रस्त है, तो उसमें भी पानी अपने सही स्तर तक आ जाएगा, यानी कि मानसून का एवं नॉर्मल रहने का दोनों आपको घटना देखने को मिलेगा। कहीं पर बाढ़ ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी, तो बिहार के कुछ भाग, भारत के उत्तरी भाग, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी का भाग जिसमें बिहार, असम, बंगाल, पूर्वी UP, ये सब जो इलाके हैं इनमें आपको बाढ़ की घटनाएँ ज़्यादा देखने को मिलेगी और रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण से। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा फॉरकास्ट ही है। आज का जो मुख्य न्यूज़ है वो द हिंदू में आया हुआ है, जिसमें है कि भारत का आर्कटिक को लेकर जो नीति है वो किस प्रकार से बदल रही है। और आर्कटिक जो है, आर्कटिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये पृथ्वी है, इसका नॉर्थ पोल आर्कटिक कहलाता है और साउथ पोल अंटार्कटिका कहलाता है। तो जो आर्कटिक है, आर्कटिक को लेकर भारत सरकार की नीति बनाई गई है 2022 ईस्वी में, इसको तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन द हिंदू में डिटेल में समझाया गया है एक ओपिनियन में कि आर्कटिक को लेकर अब क्यों हमें और भी ज़्यादा सही तरीके से काम करना चाहिए। दरअसल हम देखिए, जलवायु परिवर्तन का नुकसान तो है ही, लेकिन एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आर्कटिक है, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से पहले रास्ता जो था, समुद्र का रास्ता, वो नहीं था, यानी कि यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ था, इसीलिए यहाँ से होकर जहाज़ नहीं गुजर सकते थे। यहाँ पर प्राकृतिक संपदा भी बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध है। आने वाले समय में जैसे जैसे आर्कटिक का बर्फ़ बहुत तेज़ी गति से पिघल रहा है, तो अब धीरे धीरे करके एक नया समुद्री रास्ता बनने को तैयार है, वो है आर्कटिक के थ्रू समुद्री रास्ता। अब ये आर्कटिक के थ्रू समुद्री रास्ता जब बन जाएगा तो न केवल ट्रेड में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र पर अभी भी किसी देश का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ है। तो यानी इस एरिया के जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उस पर भी हमें कहीं न कहीं हमें बेनिफिट मिल सकता है। और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। एक चीज़ और इसमें जताई जा रही है, जो भारत यहाँ पर रिसर्च कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा रिसर्च कहाँ पर कर रहा है, सब कुछ मैं समझाऊंगा कि आर्कटिक का जो सर्किल है, यहाँ पर जब बर्फ़ पिघलेगा तो उसका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मानसून, इंडियन मानसून पर, भारतीय जो मानसून है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर भी हम वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारा एक सेंटर भी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं डिटेल में, पेपर में क्या दिया हुआ है। उसके बाद आर्कटिक नीति भारत सरकार की क्या है उसको समझेंगे। यूपीएससी ने पीटी में आर्कटिक से सवाल पूछा हुआ है और बीपीएससी भी पूछ सकता है आपसे आर्कटिक नीति से सवाल, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यही द हिंदू में डिटेल में आया हुआ है, इसी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल में दिसंबर 2023 में भारत के काफ़ी सारे वैज्ञानिक गए थे। हमारा सेंटर है हिमाद्री। कहाँ पर है ये? तो हिमाद्री है आपका स्वालबार्ड में। स्वालबार्ड नॉर्वे का एक आइलैंड है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैप पर सारा कुछ दिखाऊंगा। स्वालबार्ड ट्रीटी भी है, स्वालबार्ड बार्ड बोला जाता है, स्वालबार्ड ट्रीटी भी है, जिसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो स्वालबार्ड में हमारे जो सेंटर है, कौन सा है सेंटर? आर्कटिक की बात कर रहा हूँ मैं, अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अंटार्कटिका में तो है ही, आपको पता ही होगा, दक्षिणी गंगोत्री, भारती, ये सब तो है ही। हिमाद्री कहाँ पर है ये? तो आर्कटिक में है, नॉर्थ पोल के पास में, नॉर्वे का एक आइलैंड है जिसका नाम है क्या? स्वालबार्ड। इसी पर रिसर्च सेंटर हमारा स्थापित है। वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक गए, उन्होंने वहाँ पर रिसर्च वगैरह किया। रिसर्च इसी से करते हैं कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्य रूप से ये है ना, रिसर्च का मतलब यहाँ पर एक चीज़ और है, रिसर्च के माध्यम से, अपने बेस के माध्यम से हम वहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं कि हम भी हैं यहाँ पर,
अकेला मत समझो खुद को, हम अभी हैं यहाँ पर। ये वाला जो एक मेंटालिटी होता है ना, ये ज़रूरी होता है। पता ही आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक रहकर रिसर्च करते हैं। और इसमें बोला गया है कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो कोई अभी का नहीं है, नया नया हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट की तो हम लोग बात करेंगे ही, क्षेत्रों की बात करेंगे ही, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1920 ईस्वी के आसपास से हम अपनी इन्वॉल्वमेंट आर्कटिक क्षेत्रों में बढ़ा रहे हैं। 1920 के आसपास से जब अंग्रेज़ी शासन लागू था भारत में, तभी से भारत अपने इंटरेस्ट को लेकर, अंग्रेज़ी सरकार जो है वो भारत की तरफ से यहाँ पर मौजूद थी। उसके पश्चात से स्वालबार्ड ट्रीटी जो है उसको 1920 में ही साइन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। 1920 में ही साइन किया गया था। 2007 में भारत ने यहाँ पर रिसर्च मिशन वगैरह भेजना शुरू किया, जो माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेयर साइंस, जियोलॉजी, अलग अलग चीज़ों पर यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और भारत जब गया तो भारत विकासशील देशों में दूसरा ऐसा देश था जिसने आर्कटिक क्षेत्र में अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया। दूसरा था तो पहला कौन सा होगा विकासशील देश? तो पहला था चीन। चीन की यहाँ पर मौजूदगी है, जिसके कारण से भी हमें थोड़ी सी चिंता हो रही है। दरअसल में रूस ने क्या किया, रूस जो है वो आर्कटिक काउंसिल का सदस्य है। हम आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर स्थापित हैं। तो रूस ने चीन के साथ समझौता करके इसको एक सी रूट बनाने का देखेंगे यहाँ पर। तो रसिया डिसीजन टू ग्रांट चाइना एक्सपेंडेड एक्सेस टू नॉर्दर्न सी रूट हैज़ डिपेंडेंट द एग्जाइंटी। मतलब कि यहाँ पर ये कहने का मतलब बन रहा है कि इस क्षेत्र में जब रूस ने चीन को उत्तरी ध्रुव से होते हुए ट्रेड रूट बनाने का एक सुझाव दे दिया और उसको एक अनुमति भी दे दी, उसके पश्चात क्या हुआ कि वहाँ के जो अलग अलग देश हैं आर्कटिक काउंसिल के या आर्कटिक के आसपास के या भारत जैसे विकासशील देश, जिनको अगर अमेरिका सामान पहुँचाना है तो उसके लिए आर्कटिक वाला रास्ता ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का सबब बन गया कि इस क्षेत्र में भी अगर चीन का एक अधिकार होता है या उसका एक्सपेंड होता है तो दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर एक अधिकार कमज़ोर होता है। उसके अलावा भारत के जो इस समय काम कर रहा है भारत, उसमें एक सबसे प्रमुख भूमिका है प्राकृतिक संसाधनों की। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन भी हमें प्राप्त हो। तो भारत सरकार की नीतियों को ज़रा देखिए, कौन सी नीति है हमारी और हम किस प्रकार से आर्कटिक को अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को डिटेल में ज़रा समझते हैं। बाकी आपको इतिहास थोड़ा सा बता दिया है, बाकी जितने ये सब हैं इन सब को हम लोग डिटेल में भी कवर करते हैं अपने PDF से। ओके, भारत की आर्कटिक नीति देखिए क्या है। आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव तब शुरू हुआ जब भारत ने 1920 में पेरिस में नॉर्वे, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, विदेशी डोमिनियन, स्वीडन के बीच में स्पिट्सबैगन को लेकर स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 1920 में किया था। स्पिट्सबैगन आर्कटिक महासागर में स्वालबार्ड द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जो नॉर्वे का हिस्सा है। मैं इसका लोकेशन दिखाऊंगा, बिना मैपिंग के इस तरह के टॉपिक पढ़ना ही नहीं चाहिए। और लोकेशन ध्यान में रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपसे ये भी पूछा जाता है आर्कटिक काउंसिल में भारत सदस्य है या नहीं है, पूछा है UPSC ने, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। स्पिट्सबैगन स्वालबार्ड का एकमात्र स्थायी रूप से बसा हुआ हिस्सा है। यहाँ के 50% से अधिक भूमि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्लेशियरों के साथ यहाँ पहाड़ और फ्योर्ड भी स्थित हैं। एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। आपने सुना है कि दुनिया भर के जितने भी एग्रीकल्चर के बीज हैं उनको एक यहाँ पर म्यूजियम के तौर पर स्थापित करके उन सभी को रखा गया है। तो वो स्वालबार्ड में ही वो केंद्र स्थापित है जहाँ पर दुनिया में आज आप जितने भी उत्पाद देखते हैं उन सभी के बीजों को यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसी बहुत बड़ी आपदा आती है कि कृषि के प्रोडक्ट विलुप्त होने लग जाए तो इस बीज से, इस जगह से जहाँ पर हमने बीजों को संरक्षित करके रखा है, वहाँ से निकाल कर हम उसको उपयोग कर सकें। तो ये जो बीज का केंद्र है वो स्वालबार्ड द्वीप पर ही बनाया गया है। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत आर्कटिक क्षेत्र के सभी घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। वर्ष 2007 में इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू भी किया गया था। इसके उद्देश्यों में आर्कटिक जलवायु, भारतीय मानसून के बीच टेली कनेक्शन का अध्ययन करना। मैंने अभी आपको बताया कि आर्कटिक का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्कटिक का महत्व जो है, अगला देखिए क्या है कि उपग्रह डेटा का उपयोग करके
आर्कटिक के समुद्री बर्फ को चिन्हित करना, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव का अनुमान लगाना शामिल है इसका। अभी मैं क्षेत्रों को ही बताऊंगा आपको। भारत आर्कटिक ग्लेशियर की गतिशीलता, बड़े पैमाने पर समुद्र का स्तर परिवर्तन को लेकर अनुसंधान पर भी ध्यान केंद्रित करता है। भारत आर्कटिक नीति का प्रमुख प्रावधान कौन कौन सा है? किन किन क्षेत्रों में आर्कटिक नीति को बढ़ाना चाहते हैं? विज्ञान अनुसंधान है पहला, दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा है मानव व आर्थिक विकास, परिवहन व कनेक्टिविटी, शासन व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण। ये प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया हमने अपनी आर्कटिक नीति को लेकर। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र के साथ विज्ञान अन्वेषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं और दक्षता को मजबूती करना, या आर्कटिक में भारत के हित में अंतर मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से सरकार व शैक्षणिक अनुसंधान तथा व्यावसायिक संस्थानों के अंतर्गत संस्थागत मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। भारत सरकार की आर्कटिक नीति 2022 के दिसंबर में लागू की गई थी। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे मेन से पूछे जा सकते हैं लिखने के लिए कि भारत सरकार की आर्कटिक नीति क्या है, उसको लिखिए। ठीक है, यह भारत की जलवायु, आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझ बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग मार्ग जो नया मार्ग खुलेगा, भी मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा, ऊर्जा सुरक्षा, खनिज संपदा दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक हितों पर आर्कटिक में बर्फ पिघलने के प्रभाव के बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी, समन्वय नीति निर्माण को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। वैज्ञानिक परंपरा और पारंपरिक ज्ञान के साथ विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत ध्रुवीय क्षेत्र में हिमालय के बीच संबंध, यानी कि पोलर में अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, उसका हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का। अगर जो क्लाइमेट चेंज अगर ध्रुव को प्रभावित कर रहा है, तो ध्रुव के पिघल जाने से हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं। इस नीति में आर्कटिक परिषद भारत की भागीदारी बढ़ाने, आर्कटिक में जटिल शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानून व क्षेत्र की भू राजनीतिक समझ सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। भारत के लिए आर्कटिक की प्रासंगिकता क्या है? वहां से गुजरने वाले नौवहन मार्गों का कारण महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एवं एनालिटिक्स के द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार से आर्कटिक के प्रतिकूल प्रभाव न केवल खनिज, हाइड्रोकार्बन संसाधन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक नौवहन, शिपिंग मार्ग सभी को प्रभावित करेंगे। यानी कि केवल इकोनॉमिक नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक रूप से भी हमारे लिए आर्कटिक जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, सामरिक रूप से भी इम्पोर्टेंट होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत एक स्थिर आर्कटिक सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भू रणनीतिक दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2050 तक आर्कटिक के बर्फ मुक्त होने का अनुमान है। मात्र 20 वर्षों के पश्चात से आर्कटिक बर्फ से मुक्त हो जाएगा और ये नया शिपिंग मार्ग होगा, इकोनॉमी, ट्रेड के लिए नया रूट होगा। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी हैं, तो हमें सबका लाभ उठाना पड़ेगा। आर्कटिक के बारे में जरा सा पढ़ लीजिए। आर्कटिक क्षेत्र के तहत भूमि पर मौसमी रूप से अलग अलग बर्फ, हिम का आवरण होता है। और आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस व स्वीडन को शामिल किया जाता है। यही आर्कटिक सर्कल है आपका। इसमें अलग अलग देश देखिए कौन कौन से आते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत में आता है। कनाडा है, अलास्का यूएस का कुछ हिस्सा है, रूस का कुछ हिस्सा है। यहीं पर आपको स्वालबार्ड में दिखा देता हूँ, स्वालबार्ड में आपको दिखाता हूँ जिससे सवाल पूछ सकता है। ये स्वालबार्ड जो आइलैंड है ये यही है, और यहाँ पर भारत का रिसर्च सेंटर भी है, और भी कई सारे देशों के रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थित हैं। ये नॉर्वे के तहत में शासित है। और भारत के रिसर्च सेंटर का नाम क्या है अभी मैंने आपको बताया है, आप मुझे बता देंगे तो अच्छा रहेगा। यही है वो नॉर्थ पोल का भाग। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जापान के ऊपर के पास से बेरिंग की जल संधि से हम आर्कटिक में प्रवेश करके डायरेक्ट अमेरिका को अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये नया ट्रेड रूट होगा। साथ ही साथ में और क्या होगा, ये स्ट्रैटेजिक रूप से भी इम्पोर्टेंट होगा। और क्या होगा, तो और यहाँ पर ये चीज़ होगा कि प्राकृतिक संसाधन
काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आर्कटिक का महत्व हमारे लिए क्या है, हमारी नीति बनाई गई सरकार के द्वारा, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो पॉलिसी होता है या रिपोर्ट होता है वो डायरेक्ट बीपीएससी मेन से पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार भी अगर आप देखेंगे तो एक बीपीएससी मेंस में 69 बीपीएससी मेंस में GS2 पेपर में, GS1 है या GS2 में एक इसी प्रकार का रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया गया था। इसलिए ध्यानपूर्वक इस रिपोर्ट को कवर कीजिएगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में बता चुका हूं, और एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इस आशावादी दृष्टिकोण से योगदान देने वाले विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी के विकास का पूर्वानुमान को संशोधित भी किया गया है। एडीबी के द्वारा भारत के जीडीपी सहित पूरे एशिया भर में कि क्या क्या चीज़ें एशिया में ऐसी हैं जिसके कारण से एशिया ग्रोथ हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे एशिया ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो सकता है, उन सभी चीज़ों पर एशिया का डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एशिया का विकास आउटलुक परिचय। अनिश्चित बाह्य संभावनाओं के बावजूद एशिया में आने वाले वर्षों में विकास प्रक्रिया में लचीली बनाए रखने का अनुमान है, यानी कि हमारे विकास प्रक्रिया जो है एशिया भर का वो बना हुई रहेगा। लेकिन एशिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो आते हैं मुख्य रूप से। लेकिन कन्फ्लिक्ट का भी जोन है काफ़ी बड़े हिस्से पर, जिसमें अभी ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट है, ये भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा है। ये भी एशिया महादेश में ही आते हैं ये सभी देश भी। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस का संदर्भ बना हुआ है। अफगानिस्तान है वहाँ पर तालिबान का शासन है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ चिंता का सबब भी बना हुआ है। साथ ही साथ में एशिया के जो देश हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित भी हो रहे हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दर में बढ़ोतरी के चक्र का समापन, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर मांग में सुधार से प्रेरित माल निर्यात निरंतर सुधार जैसे कारक क्षेत्र के व्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्षेत्र के व्यापक दृष्टिकोण में डेवलपमेंट में योगदान भी कर रहे हैं। जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 2024 के लिए एशिया की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 4.5 से 5% के आसपास में रखा गया है। 4.9% है, तो 5% मान सकते हैं इसको। 2025 के लिए भी इसी तरह का अनुमान रखा गया है। यह स्थिर विकास पथ बाहरी चुनौतियों से निपटने, आर्थिक गति को बनाए रखने के क्षेत्र की क्षमता को दर्शाता है। मुद्रास्फीति का रुझान क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में कि एशिया में मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है। वर्ष 2024 के लिए 3.2%, 2025 में 3% कमी का अनुमान रखा गया है। यानी कि महंगाई पूरे एशिया भर में कम होने का अनुमान एडीबी के द्वारा किया गया है। यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य निर्धारण वातावरण का संकेत देती है, जिससे क्या होगा, जिससे विश्वास और खर्च का समर्थन भी कर सकती है कि भाई ठीक है इतना रहेगा कि लोग सही से रह पाएंगे। भारत की वृद्धि का पूर्वानुमान भारत के निवेश संचालित वृद्धि को देश को एशिया के भीतर एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया गया है। जो एशिया का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं भारत के द्वारा ड्रिवन क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा। यानी कि इंजन के रूप में भारत काम कर सकता है एशिया के डेवलपमेंट में। ये भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि भारत की इकॉनमी जो है एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है ही। चीन की इकॉनमी कुछ वित्तीय संकट का सामना भी कर रही है। मांग वहाँ पर कम हो गया है, डिमांड कम हो गया है, और कोरोना के बाद से उभर नहीं पा रही है अभी भी वो। इसके साथ साथ चीन में वर्किंग पॉपुलेशन की भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कई सारी कंपनियां वहां से बाहर भी गई है। यानी कि जिस एशिया का ड्रिवन फोर्स चीन हुआ करता था अब कौन होगा, भारत होगा। हालांकि इकॉनमी का अगर आप आकार देखेंगे तो चीन की इकॉनमी ज़्यादा बड़ी है, एक्सपोर्ट भी वो ज़्यादा करते हैं। एडीबी का अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 24 में 7%, 25 में 7.2 तक पहुंच जाएगी। 24 के लिए 6.7% के पिछले पूर्वानुमान से अधिक भी है। ये वित्त वर्ष 2024 से विकास को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से होंगे, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर उच्च पूंजी व्यय, ये सबसे प्रमुख चालक माना गया भारत के लिए कि केंद्र और राज्य सरकारें जो कैपिटल में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हैं, इसके कारण से भारत का ग्रोथ हो रहा है। स्थिर ब्याज दरों, उपभोक्ता के विश्वास वृद्धि के कारण निजी कॉर्पोरेट निवेश का अनुमान है। निवेश भी बढ़ने जा रहा है निजी क्षेत्रों में, और वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं सहित सेवा का क्षेत्र प्रदर्शन अधिक विस्तार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। वित्त वर्ष 2025 से विकास वृद्धि, वित्त वर्ष 2025 से बेहतर माल निर्यात, बढ़ी हुई विनिर्माण उत्पादकता, उच्च कृषि उत्पादन कार्य विकास की गति बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत की इकॉनमी में ड्रिवन फोर्स यही सब हैं। क्या है, सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, निजी निवेश खूब सारे आ रहे हैं, और कृषि सहित बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें भी उत्पादन उच्च बना हुआ रहेगा, जिसके कारण से भारत का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। भारत का विकास नहीं, भारत की ग्रोथ तेज़ी से होगी, और भारत का ग्रोथ से एशियाई ग्रोथ में भी काफ़ी मदद मिलने जा रहा है।
यह पूर्वानुमान मजबूत घरेलू मांग यानी कि हमारा जो घरेलू डिमांड है वो काफ़ी अच्छा है। सहायक नीतियों से उत्साहित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जोखिम व चुनौतियां सकारात्मक पूर्वानुमान के बावजूद कच्चे तेल के बाजार में आपूर्ति में व्यवधान। अभी जो न्यूज आया था कि ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के कारण से भारत का जो कच्चा तेल यानी कि ऊर्जा पर जो हमारी निर्भरता है, बाहर से तेल जो हम मंगाते हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बाधित होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही सबसे ज़्यादा तेल हमारे देश में आते हैं, चाहे वो हम सऊदी अरब से तेल मंगाएं, चाहे इराक से मंगाएं। इराक और सऊदी अरब से हम काफ़ी सारे तेल लाते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही वो तेल आता है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये देखने को मिल सकता है। तो ये भी एडीबी के रिपोर्ट में भी ये चीज़ बोला गया है, हालांकि तेल को लेकर संघर्ष जारी ही रहेगा। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बढ़ते आयात के कारण चालू खाता घाटा मामूली रूप से बढ़ने का अनुमान है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो चालू खाता घाटा है, जिसमें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तेल वगैरह का, और तेल का दाम भी बढ़ सकता है, इसके कारण से हमें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि आरबीआई का हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू खाता घाटा तिमाही फाइनेंशियल 24 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% से क्रमिक रूप से घटकर 1.2% हो गया है। जो आरबीआई का हाल फिलहाल का रिपोर्ट आया है उसे बताया गया कि सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा कम भी हुआ है। चालू खाता घाटा को ऐसे समझ सकते हैं कितना सामान हमने बाहर बेचा है और कितना सामान हमने बाहर से खरीदा है, उन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, वही होता है घाटा। ओके, एडीबी के बारे में मैंने आपको बताया था, 1966 में स्थापित किया गया था और ये बैंक है। वर्तमान 68 सदस्य हैं, 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर के हैं, 19 अन्य सदस्य भी हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य रहा है और एडीबी 2023 देश की साझेदारी रणनीति 2023 से 2027 के अनुरूप मजबूत जलवायु लचीले समावेशी विकास के लिए भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन भी करती है। एडीबी के बारे में बताया ही था मैंने पिछले से पिछले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट पढ़ लिया, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, यूएई के तट के पास में, अभी मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगा। लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है बंधुओं, आपसे छोटे छोटे चीज़ों का लोकेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक मैपिंग को कवर कीजिएगा। मैपिंग जिनकी अच्छी है ना, करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैपिंग के बिना करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपका इसी से करंट तैयार होता है। तो यूएई के तट के पास में मैंने यूएसई लिख दिया। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अलग अलग राज्यों का संघ, यूनाइटेड अरब अमीरात, अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पर सल्तनत हैं, उनका संघ है ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नाम अगर पढ़ रहे हैं, नाम का मतलब पता होना चाहिए आपको। यूएई के बारे में अलग अलग पूछ लिया गया था आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएई के तट के पास में ईरान के जो नेवी है उसने क्या किया, ईरानियन नेवी ने इजराइल के एक जहाज़ को पकड़ा, इजराइल के एक जहाज़ को पकड़ा और उस जहाज़ पर भारत के 17 मेंबर, क्रू मेंबर भी थे। तो अब ईरान के सरकार के साथ भारत सरकार ने बातचीत की है कि हमें उन 17 लोगों के सेफ्टी का कंसर्न है कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं और उनको कुछ नहीं नुकसान पहुंचना चाहिए। हमारा आपके झगड़ा से क्या लेना देना, आप लोग आपस में लड़ो भाई मत, उससे भी हमारा नुकसान होता है, तेल वेल का हमारा संकट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर लड़ भी रहे हो तो आपस में लड़ो, फिर हमें नुकसान मत पहुंचाओ। अब भारत सरकार बातचीत कर रही कि उन 17 जो भारतीय जहाज़ के क्रू मेंबर्स हैं उनको कम से कम छुड़ा कर वापस लाया जा सके, जिसके लिए भारतीय विदेश मंत्री जी ने किन से बात की, तो ईरान के विदेश मंत्री जी से बात की। और ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे हैं ईरान के साथ, वे कोई ख़राब रिलेशन हमारा नहीं। तो ईरान के विदेश मंत्री जी ने बोला कि ठीक है, आपके जो अधिकारी हैं यानी कि भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो इन 17 क्रू मेंबर से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और इन क्रू मेंबर में एक महिला भी शामिल हैं जो केरल राज्य की रहने वाली हैं, तो भारत सरकार को अलाउ कर दिया गया। जो ईरान के विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने भी भारत सरकार से बोला है कि यूएनएससी सहित अलग अलग दुनिया भर के जो मंच हैं वहाँ पर आप आवाज़ उठाते रहिए कि गाजा और इजराइल का जो संघर्ष है उसमें थोड़ी सी राहत मिले और वो संघर्ष जो है वो ख़त्म हो। तब भारतीय जो अधिकारी हैं उनको अनुमति मिल गई है तो बातचीत करने के पास, जो बहुत ही जल्दी उम्मीद है क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं ईरान के साथ में, तो ये सभी के सभी छूट जाएंगे। लोकेशन देख लीजिए ईरान का और उसके पश्चात से हॉर्मुज का, जहाँ सवाल पूछे जाते हैं। हॉर्मुज जल संधि जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे लिए, क्योंकि सऊदी अरब से जितने भी हम तेल मंगाते हैं या इराक से मंगाते हैं वो इसी जल संधि से होते हुए हम तक पहुंचता है। तो चलिए देखते हैं उस, देखिए यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका पर्शियन गल्फ है जिसको फारस की खाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, जैसे आपसे यही पूछ सकता है किन किन देशों की सीमा जो है पर्शियन गल्फ से लगती है। इराक की लगती है, ईरान की, कुवैत की, उसके बाद से बहरीन है, यहाँ पर कतर है, यूएई है।
और सऊदी अरब है। इन सभी देशों की सीमा पर्शियन गल्फ से लगती है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यही है, छोटा सा सकरा सा इलाका है। यहाँ पर ईरान का मुख्य रूप से दबदबा रहता है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर ओमान भी दिख सकता है आपको, यूएई भी दिख सकता है, यहाँ पर ईरान भी दिख सकता है। यहीं पर इसको क्या किया गया था, तो इस जहाज़ को कैप्चर कर लिया गया था। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है किसको किसको जोड़ती है, तो गल्फ़ की जो ओमान की खाड़ी है और जो पारस की खाड़ी है उसको जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको किसको जोड़ती है, तो ओमान की जो खाड़ी है और जो फारस की खाड़ी है उसको जोड़ने का काम करती है। ओमान की खाड़ी के पश्चात से यहाँ पर अरेबियन सी आ जाता है, यहीं पर हमारा चाबहार बंदरगाह भी स्थित है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कौन कौन से देश हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि लोकेशन से संबंधित सवाल इस बार मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इजराइल हमास के कारण, अब ईरान इजराइल के कारण से, तो मिडिल ईस्ट से एक लोकेशन वाले सवाल की आप उम्मीद ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कम ही न्यूज़ थे आज, अगले वीडियो में बाकी न्यूज़ को भी कवर करेंगे। और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कम ही न्यूज़ पढ़िए, लेकिन उसको इतना डिटेल है पढ़िए कि आपको उस पर लिखना आ जाए, समझ में आ जाए, पीटी मेंस का सवाल ना छूटे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।